इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये डिस्कवर करा गया था विलियम एंथनवन के द्वारा। ईसीजी का जो बेसिक वर्क है वो गैल्वेनोमीटर पर आधारित है, यानी कि जो ईसीजी की मशीन वो किस सिद्धांत पर काम कर रही है, वो गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत पर काम कर रही है। ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। हम ईसीजी को समझने से पहले हमें कुछ की पॉइंट पता होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है, यानी कि ये एक प्रोसीजर है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जो इस प्रोसीजर को डन करती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक पेपर है जो कि इस मशीन के द्वारा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को एक पैटर्न के अंदर फॉर्मेट के अंदर मशीन के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ये पेपर है जो इस मशीन में है और ये मशीन और पेपर मिलकर इस प्रोसीजर डन कर रहे हैं। ईसीजी is defined as the graphical record of the electrical activity of the heart। ECG क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, यानी कि जिस तरीके से कंडक्शन शुरू होता है, किस तरीके से कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कौन सी मसल रिलैक्स करती है, उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर उसके कंडक्शन सिस्टम में या उसकी मसल में कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस होता है तो हमें ईसीजी के द्वारा पता चल जाता है। द इलेक्ट्रिकल चेंजेस अकरिंग विद ईच हार्ट बीट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो किस तरह उसमें उस स्ट्रिप में उस पेपर में किस तरह आ रही है, ईच हार्ट बीट पर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। The electrical changes occurring with each heartbeat conducted all over the heart and can be recorded as a ECG। इसको हम ECG के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। अब ECG का कुछ वेव होती है। नॉर्मली जो ECG की कुछ वेव होती है वो होती है P, Q, R, S and T। ये नॉर्मल ECG की कुछ 5 वेव है जो कि जैसे कि पी वेव जो डिनोट कर रही है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को बता रही है और ये एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। क्यू वेव एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन को बता रही है। आर वेव एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को बता रही है, जहाँ एस वेव एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन को और टी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को बता रही है। अब ये जो डिफ्लेक्शन वर्ड है इसको समझना जरूरी है, तभी हम ईसीजी को समझ पाएंगे। देखें डिफ्लेक्शन वर्ड क्या है। हमने हार्ट की मायोकार्डियम टिश्यू सेल्स को एक हॉरिजॉन्टली वे के अंदर दर्शाया है। इसके 2 पोल हैं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। जब भी हम नेगेटिव पोल को स्टिमुलेट करते हैं तो पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्टिमुलेशन के कारण हमारी सेल की इंट्रासेलुलर स्पेस में पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और ये पॉजिटिव आयन ट्रेवल करते हुए पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं। जब भी पॉजिटिव आयन पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं तो हमें एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव पोल की तरफ जाना एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन को दिखाता है, एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को दिखाता है। अगर हम इसी बात को इस तरीके से करें कि हमने जो प्रीवियस वन में स्टिमुलेशन नेगेटिव पोल की तरफ से दिया था, अब हम उसी स्टिमुलेशन को पॉजिटिव पोल की तरफ से देते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आ रहा है। अब पॉजिटिव आयन से दूर यानी कि नेगेटिव आयन के करीब जा रहे हैं। जब भी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ ट्रेवल करते हैं तो हमें एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि अगर अपोजिट चार्ज की तरफ अगर वो ट्रेवल कर रहा है अपने तो हमें एक डाउनवर्ड, और अगर वो सेम चार्ज की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये हमें इसका अगर आप देखें फर्स्ट वन का, इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि पॉजिटिव आयन पॉजिटिव पोल की तरफ
इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो वो एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, और अपवर्ड डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास पी वेव है, आर वेव है और टी वेव है, जिसमें से टी वेव जो है उसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव चार्ज इस वेव को क्रिएट करता है। इसको अभी हम देखेंगे। और इसी प्रकार से अगर कोई डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन का अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्यू और एस वेव, दो एक ऐसी वेव है जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दे रही है, जिसमें से क्यू वेव स्लाइटली डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बताती है हमें। लास्ट अगर आप देखें हॉरिजॉन्टली अगर सेल कोई रखी हुई है, उसमें लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम इस चार्ज को नेगेटिव कर दें, अगर ये चार्ज नेगेटिव ही नहीं होगा, इस चार्ज को नेगेटिव होने के लिए हमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के अंदर नेगेटिव चार्ज के कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। अब वो किस तरह होता है उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी सेल में इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन अधिक मात्रा में होता है और सोडियम का कंसंट्रेशन कम मात्रा में होता है। इसी प्रकार सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अधिक मात्रा में होता है और इंट्रासेलुलर स्पेस में कम होता है। जब हम किसी भी सेल को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे सेल में कुछ आयन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस की ओर ट्रेवल करते हैं थ्रू द स्पेशल टाइप ऑफ चैनल के द्वारा। ये सोडियम आयन जब इंट्रासेलुलर स्पेस में आते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इसमें दो मुख्य रूप से आप देखोगे, सोडियम एंड कैल्शियम। अब होता क्या है कि अगर इस स्थिति में जब सोडियम और कैल्शियम अंदर आ रहे हैं और पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन अधिक है तो हम उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। किसी सेल का डीपोलराइज होना ये प्रदर्शित करता है कि उस सेल में कितने पॉजिटिव आयन है, यानी उन पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या है उसमें। अगर इसी डीपोलराइजेशन को अगर आपको रीपोलराइजेशन में बदलना है तो हमारी सेल्स में कुछ चैनल है जो पोटेशियम को लीक करने लग जाते हैं। ये जब पोटेशियम इंट्रासेलुलर सब्सटेंस से एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस में ट्रेवल करता है थ्रू द स्पेशल टाइप ऑफ चैनल, तो ये हमारी सेल के अंदर एक नेगेटिव चार्ज को उत्पन्न कराता है। इसी के साथ साथ जो हमारा कैल्शियम है, ये अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो कैल्शियम हमेशा टॉप सी पे बैठा होता है। जैसे कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, उसमें जो कैल्शियम जो होता है वो टॉप सी पे बैठा होता है। जिसे कैल्शियम यहाँ से रिलीज होता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाता है तो सेल के अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। इसी वजह से हमें यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ये नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज के करीब, यानी कि सेम चार्ज की तरफ अगर वो अप्रोच कर रहा है तो हमें एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने मिलता है, जिसका एकमात्र उदाहरण है टी वेव का बनना। टी वेव का बनना ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब हमारा एक लास्ट डिफ्लेक्शन को समझना जरूरी है जो कि एक इम्पोर्टेंट डिफ्लेक्शन है। हमने प्रीवियस वन जितनी भी सेल्स रखी उनको हॉरिजॉन्टली रखा था हमने, इस बार हम उन्हीं सेलों को वर्टिकली रखते हैं। जब हम वर्टिकली रखते हैं तो हम एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज को स्टिमुलेट कराते हैं, स्टिमुलेशन स्टार्ट कराते हैं। जब स्टिमुलेट होता है तो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज के करीब जा रहा है तो हमें एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और उनका वोल्टेज सेम होगा, अर्थात पॉजिटिव आयन का डिफ्लेक्शन सेम होगा। अब यही पॉजिटिव आयन अपनी एक्सेस से दूर जाने लगते हैं तो हमें एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और ये एक आपस में नील हो जाते हैं, अर्थात इनका डिफ्लेक्शन और वोल्टेज दोनों इक्वल होने के कारण हमें एक आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन नज़र आती है। अब हमारी ईसीजी की फर्स्ट वेव है पी वेव। P wave, it is a positive wave and first wave of ECG. It also called atrial complex, यानी कि जो P wave बताती है हमें एट्रियल डीपोलराइजेशन को या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को और साथ ही साथ एट्रियल सिस्टोल को।
It is the procedure. It is produced when impulse generated from SA node. ये हमारी SA node है. इस SA node से impulse जनरेट होते हैं और ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट द एट्रियम. ये एट्रियम का ये जो इम्पल्स जनरेट होते हैं ये किसी वेक्टर के द्वारा बताए जाते हैं और इन सब वेक्टर का मीन वेक्टर जो होता है वो AV नोड की तरफ डिनोट होता है. अर्थात और हमने जो गैल्वेनोमीटर में दो पोल थे, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव. हमने नेगेटिव को ऊपर यानी कि बेस की तरफ और पॉजिटिव को अपेक्स की तरफ रखा है. अब यहाँ पर जब भी ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करती है तो वह पॉजिटिव आयन को AV नोड की तरफ ट्रेवल कराती है. तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव आयन पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है तो हमें एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और पूरी एट्रियल मसल डिपोलराइज हो जाती है. एट्रियल डिपोलराइजेशन इज ए नोट रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट वेव इन ECG. एट्रियल डिपोलराइजेशन कभी भी हमें ECG में नज़र नहीं आता क्योंकि ये QRS के साथ यानी QRS कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज हो जाता है. इसलिए हमें ECG के अंदर कभी भी एट्रियल डिपोलराइजेशन की कोई वेव नज़र नहीं आती. अब हमारे पास सेकंड जो वेव है या आप आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, फर्स्ट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन अगर हम कहें PR सेगमेंट. आफ्टर द एट्रियल डिपोलराइजेशन जो इम्पल्स जो होते हैं वो SA नोड AV नोड के अंदर स्टक हो जाते हैं. इसकी वजह है कि यहाँ पर लेक ऑफ गैप जंक्शन है. जब कम जंक्शन होंगे तो उसमें से ट्रेवल करने वाले इम्पल्स जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको समय लगेगा. तो ये AV नोड इन इम्पल्स को 0.1 सेकेंड के लिए होल्ड कर लेती है. जब ये होल्ड करती है इसी वजह से हमें हमारी ECG में एक PR सेगमेंट दिखाई देता है. ये PR सेगमेंट हमें उस समय की ना होने वाली इलेक्ट्रिकल चेंजेस को बताता है और PR इंटरवल जो कि हमें एट्रियल डीपोलराइजेशन और AV नोड के इम्पल्स को होल्ड करने को बताता है. हमारा Q वेव इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स. अब हमारे पास एट्रियल डीपोलराइज हो गया. अब हम देख रहे हैं वेंट्रिकल को डीपोलराइज किस तरह करते हैं. Q वेव इज ए स्मॉल नेगेटिव वेव. ये एक स्मॉल नेगेटिव वेव है. आफ्टर द PR सेगमेंट द इम्पल्स फ्लो फ्रॉम AV नोड टू बंडल ऑफ हिज. ये बंडल ऑफ हिज दो भागों में बटे रहते हैं, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच और दूसरा राइट बंडल ब्रांच. अब इस समय क्या होता है कि इम्पल्स जब AV नोड से ट्रेवल करते हुए इन ब्रांचेस में आते हैं तो कुछ अमाउंट में इम्पल्स लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच की ओर ट्रेवल करते हैं. तो उनका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होता है. और अगर मैं इन सभी डायरेक्शन का मीन वेक्टर निकालूं तो वो एक अपवर्ड मोशन कर रहा है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन जो आए थे AV नोड से इन फाइबर्स में, वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ मोशन कर रहे हैं यानी नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं. तो हमें यहाँ पर क्या एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. एक अपोजिट चार्ज यानी एक पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट चार्ज की ओर ट्रेवल कर रहा है या अपोजिट पोल की ओर ट्रेवल कर रहा है तो हमें एक स्लाइटली नेगेटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. अर्थात ये Q वेव हमें सेप्टल डीपोलराइजेशन को बताती है. Q वेव में जब Q वेव बनती है तो कुछ अमाउंट में इम्पल्स जो हैं वो डाउनवर्ड मोशन में लेते हैं, डाउनवर्ड ट्रेवल करते हैं. जब ये डाउनवर्ड ट्रेवल करते हैं तो हमें एक R वेव नज़र आती है. हम देख रहे हैं अब R वेव. R वेव क्या होती है? पॉजिटिव वेव है. दिस वेव स्टार्टेड आफ्टर द स्मॉल Q वेव ड्यू टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम AV नोड टू बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर विच रिजल्ट डीपोलराइजेशन ऑफ अपेक्स पार्ट ऑफ बोथ वेंट्रिकल. अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि ऐसे नोड से
इम्पल्स ट्रेवल करे एवी नोड की तरफ और एवी नोड से पुरकिंजे क्या बंडल ऑफ हिंज, और बंडल ऑफ हिंज में भी लेफ्ट बंडल ऑफ हिंज से कुछ इम्पल्स ट्रेवल करे राइट की ओर और कुछ करे डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड इम्पल्स ट्रेवल कर रहे थे उसने हमारे हार्ट की डायफ्रामेटिक सरफेस या अपेक्स पार्ट या बोथ वेंट्रिकल की इंफीरियर सरफेस को उन्होंने डीपोलराइज करा। तब जब ऐसा हुआ तो हमने देखा कि हमारी हार्ट की जो लेटरल सरफेस का यानी लेफ़्ट लेटरल सरफेस की जो मायोकार्डियम होती है वो थिक होती है। इस वजह से वहाँ पर बनने वाला वेक्टर राइट मायोकार्डियम में बनने वाले वेक्टर्स की तुलना में बड़ा होता है। इसी वजह से जो मीन वेक्टर जो होता है वो स्लाइटली लेफ़्ट एट्रियम की तरफ अधिक होता है। इसलिए हमें एक बड़ा वेक्टर स्लाइटली लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर देखने को मिलता है। इस समय पॉजिटिव आयन पॉजिटिव पोल की तरफ ही ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें एक आर वेव नज़र आती है जो कि एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को बताती है। इसी तरीके से अब जैसे पढ़ लीजिए, इन दिस फेज लेफ्ट वेक्टर इज ए ग्रेटर देन राइट वेक्टर ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल हैव ए थिकर मायोकार्डियम देन राइट वेंट्रिकल, दैट्स व्हाई मीन आर वेव वेक्टर टूवर्ड्स द स्लाइटली लेफ्ट साइड। अब हम देखते हैं एस वेव को। एस वेव स्मॉल नेगेटिव वेव है जो कि पॉजिटिव आयन फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इन दिस फेज इम्पल्स फ्लो टूवर्ड्स लेटरल सरफेस ऑफ द हार्ट। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। हमने कहा कि इम्पल्स जो थे वो पहले लास्ट वेव जो हमने पढ़ी आर वेव, उसमें इम्पल्स जो थे वो डायफ्रामेटिक सरफेस पे थे। अब वो लेटरल सरफेस की ओर बढ़ रहे हैं। जो वो लेटरल सरफेस की ओर बढ़ते हैं, हमने देखा था जब वो डायफ्रामेटिक सरफेस पे जो इम्पल्स थे वो अब लेटरली अपवर्ड जा रहे हैं, लेटरली और अपवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं एसटी सेगमेंट को। एसटी सेगमेंट में क्या हो रहा है? एसटी सेगमेंट इन दिस फेज ऑल इम्पल्स स्टक इन डीपोलराइजेशन स्टेज। अब हमने देखा हमने लास्ट में कि हमने लेटरल सरफेस को पूरी तरीके से डीपोलराइज कर दिया, डायफ्रामेटिक सरफेस ऑलरेडी डीपोलराइज हो रखी थी। अब हमने क्या करा कि हमने देखा कि जो इम्पल्स थे वो वहाँ पर ही क्या हो गए, स्टक हो गए। जब डीपोलराइजेशन स्टेज पर वो इम्पल्स उस मायोकार्डियम टिश्यू में स्टक हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस नज़र नहीं आते, इसलिए हमें आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन शो होती है इन ईसीजी। यहाँ पर नो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन दिस फेज मेक ए आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जिसे हम कहते हैं एसटी सेगमेंट। अगर अब हमारे पास एक अनदर वेव है जिसे हम कह रहे हैं टी वेव। टी वेव इट इज़ ए फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ ए पॉजिटिव वेव, यानी ये हमारे वेंट्रिकल डीपोलराइज पूरी तरीके से हो गया था, अब उसे हमें रीपोलराइज कराना है। तो ये कह रहा है कि फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ ए पॉजिटिव वेव, इट इज़ ड्यू टू द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। इन दिस फेज ऑल पॉजिटिव चार्जेस थ्रू आउट द इंटायर वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, द चार्जेस इज फ्लिपिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मायोकार्डियम टू इनसाइड ऑफ द मायोकार्डियम। अब इस बात को समझते हैं। अब जो हमारे डायफ्रामेटिक सरफेस के अंदर जो चार्ज थे वो पहले क्या थे, पॉजिटिव फॉर्म में थे। ये चार्जेस अब आउटवर्ड टू इनवर्ड पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो हमारे जो पॉजिटिव आयन जो थे वो नेगेटिव हो रहे हैं, फ्लिप हो रहे हैं। ये चीज़ हमारी डायफ्रामेटिक सरफेस और लेटरल सरफेस पे देखने को मिलेगी। अब हमारे चार्ज का जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया। इसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी थी। उसमें क्या होता है कि पोटेशियम लीक कर जाते हैं, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं, सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इस वजह से हमारे यहाँ चार्ज जो है वो नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव चार्ज आप देख लो अपवर्ड मोशन कर रहा है, अपवर्ड। इस लेटरल एस्पेक्ट का इधर, इस लेटरल का
इधर, और हमें मीन वेक्टर जो नज़र आ रहा है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव यानी कि सेम पोल की तरफ, ये चार्ज अपने सेम पोल की तरफ जा रहा है, यानी कि एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन को बताएगा। और इसमें हमें एक टी वेव नज़र आएगी जो कि हमें साफ नज़र आ रही है, टी वेव।